अगला स्टेप क्या हो सकता है? मुद्दा बहुत गंभीर है और इसमें मैं कई बातें जोड़ना चाहूंगा कि सर्वप्रथम कि ये जो छात्र आंदोलन से ये प्रदर्शनकारी सड़कों पे आए 4 लाख से ज्यादा तादाद में, तो ये कंप्लीट एनार्की, एक जो क्योटिक सिचुएशन देखने को मिल रही है। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1 महीने से ज्यादा जब ये प्रदर्शन चल रहे थे, क्या इंतजार था कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए? हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो हिंदुस्तान और बांग्लादेश के पुराने नाते रहे हैं और 1971 में जो लिबरेशन वॉर था, जब आजादी दिलाई बांग्लादेश को, तो उसमें हिंदुस्तान की बड़ी अहम भूमिका थी और जिसकी प्रशंसा खुद अब तो पूर्व कहेंगे शेख हसीना को, पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा करी थी। 2019 से लेकर आज तक जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला तीसरी बारी, तो वो 10 मर्तबा प्रधानमंत्री से मिली। तो इसके पीछे क्या मायने? कई समझौते हुए हैं और जो अगर हम ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, हिंदुस्तान और बांग्लादेश आपस में जो इनका बायलैटरल ट्रेड है वो $14 बिलियन का है। और अगर आप इसकी तुलना करें चीन के साथ, क्योंकि चीन को बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दुश्मन नंबर 1 हमारा हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर बात करें तो चीन है, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। LAC LOC पे चुनौतियां बेशुमार हैं और यहां पर यह बात समझने की आवश्यकता है कि जो अंतरिम अगर हमने शरण दी है बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को, शेख हसीना को, जिनके जो पिता थे वो फाउंडिंग फादर थे बांग्लादेश के, पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, तो आज अगर ये सूरत हाल हो गया है बांग्लादेश में कि वहां सिविल अनरेस्ट है, एनार्की है, उन्हीं की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, स्टैचू को वेंडलाइज करा जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत निराशाजनक बात है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि यहां पर एक ऐसी प्रयास ये होनी चाहिए कि अच्छी निजाम पेश करें, तो यहां पर ये नौबत क्यों आई, ये पहला सवाल। लेकिन हमें पैनी नजर लगा के रहनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हमारे दुश्मन भी हैं और ये भूलना नहीं चाहिए कि जो बांग्लादेश में ये अनरेस्ट हुआ है, एनार्की हुई है, उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। भले ही ये वहां के सेना मुखिया ये बताना चाह रहे हैं, जब राष्ट्रपति के साथ मिले और औपचारिक तरीके से प्रेस वार्ता करी, संबोधन करा राष्ट्र को, तो वहां पर उन्होंने बोला कि हम लोग जो भी सरकार आएगी, जो जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया वाली, तो वो अगर उनको न्योता देते हैं कि वो, उन्होंने ये संदेश देना चाहा कि प्रजातंत्र को हम कायम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये लीपापोती है, आई वॉश है, क्योंकि यहां पर अगर प्रधानमंत्री का चयन नियुक्ति करते भी है तो वो एक पपेट वाले प्रधानमंत्री होंगे, पपेट वाली सरकार होगी, जिसकी बागडोर वहां की मिलिट्री के पास होगी, क्योंकि ये मिलिट्री कू हुआ है, उन्होंने टेक ओवर करा है। और सबसे बड़ी बात है, आग में घी डालने का काम जो इंस्टिगेटर्स रहे हैं वो फॉरेन ताकतें, विदेशी ताकतें। ये भूलना नहीं चाहिए कि नेपाल की जो वर्तमान की हालत है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? चीन। नेपाल भी हमारे साथ बड़े मधुर नाते रखता था, लेकिन कुछ वर्ष पहले क्या हुआ वहां पर, चीन ने जब उनको अपनी जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, नीति है कि प्रलोभन देकर, लोन्स, कर्जे देकर छोटे छोटे मुल्कों को अपनी तरफ खींच लेता है चीन कूटनीति के तहत, तो वहां पर वो करा उन्होंने। तो सोची समझी साजिश थी। उसके पहले कोरोना की देन दी पूरे विश्व को। और देखिए कितनी ये चिंता की बात है कि जो हमारी LAC है, वहां पर भी जो संयुक्त गश्त होती है, ज्वाइंट पेट्रोलिंग जिसको कहते हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और हिंदुस्तानी सेना लगाती है। हिंदुस्तानी सेना तो 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है, लेकिन कोरोना काल में थोड़े समय के लिए उसको स्थगित करा गया। लेकिन वहां पर भी चीन अपनी नापाक मंसूबों से, उन्होंने नापाक हरकतों से बाज नहीं आए, अतिक्रमण की कोशिश करी। वो ये भूल गए कि ये 2020-2024 वाला हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान है, और इनके दांत खट्टे कर दिए, पीछे खदेड़ दिया चीनियों को। तो यहां पर हमारे को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी अच्छा संदेश देना है, क्योंकि आप एक तीर से कई निशाने लगाने हैं। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान, अगर ये पॉलिटिकल असाइलम तो दिया जाता है कईयों को, लेकिन यहां पर इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसका खामियाजा क्या हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा, ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। यही कारण है कि संसद में वहां पर एस जयशंकर की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा करी होगी। और जो उनका एरियल रूट है शेख हसीना का, जब बांग्लादेश से हिंदुस्तान की तरफ आई, तो अलग अलग खबरें आ रही थी कि वो पहले अगरतला में उतरेगा उनका विमान,
वहां से एटीसी ने क्लियरेंस दे दी है, लेकिन ऐसी सुरक्षा करके उसको गोपनीय रखा जाता है, उसका वो प्रोटोकॉल है, उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो यहां पर साथ साथ हमें ये भूलना नहीं चाहिए, बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं आज इस चर्चा में इस बात का जिक्र हो कि आज कुछ लोगों को जरूर समझ आएगा कि हिंदुस्तान की सरकार नागरिक संशोधन कानून क्यों लेके आई। क्योंकि अभी देख लीजिए वहां पर जो सिविल अनरेस्ट हुआ है, कि वहां पर जो खबरें आ रही हैं कि हिंदुओं के घरों को जिस तरह से उपद्रव मचा हुआ है और अल्पसंख्यक है जो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, आगजनी हो रही है, कईयों के घर जलाए जा रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं उनके हवाले से ये मैं बात बोल रहा हूं। तो यानी कि इसका मतलब साफ है कि जो नागरिक संशोधन कानून आया था वो इसलिए लाया गया था कि ताकि जो माइनॉरिटीज हैं जिनको प्रताड़ित करा गया है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, उनको हिंदुस्तान में शरण दी जाए। वो नागरिकता छीनने वाला कानून था नहीं, लेकिन वहां भी भ्रांतियां फैलाई गई थी। तो अभी हिंदुस्तान का लोहा पूरा विश्व मानता है, और खास तौर पे क्योंकि G20 की जो एक सफल आयोजन हमने हिंदुस्तान में करा, दिल्ली डिक्लेरेशन समिट आया, और यहां पर ये भूलना नहीं चाहिए कि ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बन के हिंदुस्तान उभरा है। तो हिंदुस्तान की तरफ सब विश्व की मुल्कों की निगाहें हैं, तो यहां पर बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। लेकिन आप इसकी तुलना करें यूक्रेन और रूस का जो युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, वहां पर हमारी जो है तटस्थ एक तरह से हमने न्यूट्रल स्टैंड लिया है, वही हमारी कूटनीति के तहत